राधे श्याम जी चुपचाप बैठे हुए बड़ी बहू सुमन की बातों को सुने जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी भी समय वह अपना धीरज खो बैठेंगे, पर किसी तरह से उन्होंने अपने आप को काबू में रखा था। लेकिन सुमन थी कि अनवरत बोले जा रही थी। बात बस इतनी सी थी कि पिछले 3-4 दिनों से राधे श्याम जी के दांतों में दर्द हो रहा था। दर्द से बेहाल थे। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने दांतों को निकलवाने की सलाह दी, पर दर्द के कारण यह संभव न था। इसलिए डॉक्टर ने दर्द कम करने की दवा दे दी कि दर्द कम हो जाएगा, तभी दांत निकलना ना जाएगा। दांत में दर्द होने की वजह से वो कुछ भी नहीं खा पा रहे थे। इसलिए उन्होंने बहू को खिचड़ी बनाने के लिए कहा, पर बहू ने तो सूखी रोटी और सूखी सब्जी लाकर रख दी। राधे श्याम जी ने उस खाने को हाथ तक नहीं लगाया। जब बहू ने देखा कि बाबूजी ने खाना नहीं खाया, तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि जब खाना खाना ही नहीं है था तो पहले ही बता देते। कितना भी कर लो, इनके नखरे तो कभी ख़त्म ही नहीं होते। वो यह बात समझने के लिए तैयार ही नहीं थी कि दांत दर्द की वजह से बाबूजी सूखी रोटी चबाने में असमर्थ है। इसीलिए वह गुस्से में आई और थाली उठाकर बाहर चली गई। तो राधे श्याम जी ने एक गहरी सांस ली और अपनी छड़ी उठाकर अपने दोस्त रामकरण जी के घर की ओर चल पड़े। आज उनका दिल बहुत उदास था। अपनी स्वर्गवासी पत्नी की उन्हें बहुत याद आ रही थी। चलते चलते जब तक गए तो एक सड़क के किनारे बनी बेंच पर बैठ गए और अपनी पिछली यादों में खो गए। राधे श्याम जी कार्यालय में सेवारत थे। उनके 4 बेटे थे, महेश, रमेश, सोमेश और मुकेश। चारों की पढ़ने में बहुत अच्छे थे। उनकी पत्नी यशोदा जी कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन मेहनती और स्वाभिमानी स्त्री थी, जो कुशलता के साथ उनके घर का संचालन करती थी। मितव्ययिता क्या होती है, यह राधे श्याम जी ने अपनी पत्नी यशोदा जी से सीखा था। इसलिए महीने के अंत में वह अपनी पूरी पगार अपनी पत्नी के हाथों में सौंप देते थे और खुद निश्चित हो जाया करते थे। घर के मामलों में वो कभी कुछ नहीं बोलते थे, पर उनकी पत्नी को जब भी उनकी सलाह की ज़रूरत होती तो वो हरदम उनका साथ देते थे। समय के साथ उनकी उन्नति होती गई। बच्चों की अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। उनके जीवन काल में उनकी पत्नी ने जो सबसे अच्छा काम किया था वह था मकान बनवाना। शहर की एक अच्छी सी कॉलोनी में अपने सपनों का संसार बसाया था। राधे श्याम जी अपनी नौकरी से लोन लेकर कुछ अपने दोस्तों की मदद से अपनी पत्नी के इस सपने को पूरा किया था। पहले मकान 2 मंजिला था, पर अब बच्चे बड़े हो गए तो राधे श्याम जी ने हिम्मत कर मकान को 4 मंजिला बनवा दिया। उनके 4 बेटों की शादी भी हो गई और 4 बेटों के 2-2 बच्चे भी हो गए। वैसे तो सबके घर अलग थे, लेकिन जब भी कोई त्यौहार आता था तो सबका खाना एक ही जगह बनता था। इसलिए मुकेश की पत्नी को बहुत तकलीफ होती थी कि सबके लिए खाना मैं ही क्यों बनाऊं। बड़ी भाभियों तो बस हाथ हिलाने जाती है। तभी यशोदा जी कहती, कोई बात नहीं बहू, मैं तुम्हारी मदद करवा दूंगी। राधे श्याम जी जब भी अपनी पत्नी के साथ बैठते थे तो कहते थे कि अब हमें किसी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। पेंशन तो आएगी ही, तो आराम से हमारा गुजारा हो ही जाएगा। जो सपने में तुम्हारा पूरे नहीं कर पाया वो अब पूरे हो जाएंगे। तभी यशोदा जी हल्की सी मुस्कुरा देती थी, लेकिन राधे श्याम जी का यह सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाया और एक दिन उनकी पत्नी उन्हें अचानक छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। राधे श्याम जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई, पर होनी को कौन टाल सकता था। उनकी पत्नी ने इतने यत्न से मकान की नींव रखी थी, लेकिन उसमें अब दरारें आने लगी थी। दरारें कैसी कि उनके बेटे और बहुओं में झगड़े होने लगे थे। हालात इतने बदल गए थे कि त्योहार के समय भी एक दूसरे को बधाई देने में सबको कष्ट होने लगा था। सब अपनी अपनी गृहस्थी में मस्त थे। एक अकेले राधे श्याम जी ही थे जो सब कुछ समझ रहे थे, पर उम्र के इस दौर में असहाय सा महसूस करने लगे थे। 2 दिन पहले ही तो जब अचानक घर में घुसे तो उन्हें बेटों और बहुओं की आवाज़ सुनाई पड़ी। तभी वहाँ गेट के बाहर खड़े हो गए और चुपचाप उनकी बातें सुनने लगे। बेटे बहू की बातें सुनने के बाद उनके दुख का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने सुना कि 4 बेटों ने उन्हें महीने के बांट दिया है। छोटी बहू की शिकायत थी कि जब मकान में सबका बराबर
का हिस्सा है तो पिताजी की सेवा करने में भी सबका बराबर का हिस्सा होगा। अरे भाई, मैं भी थोड़ा सुकून से रहना चाहती हूँ, जो पिताजी के कारण संभव नहीं हो पा रहा है। तकलीफ तो सबको हो रही थी, पर किसी के पास कोई चारा न था। और अब राधेश्याम जी 4 किस्तों में बंट गए थे। जिंदगी यूं ही चलती जा रही थी। 2 महीने किसी बेटे के साथ तो 2 महीने किसी बेटे के साथ रहना पड़ रहा था। राधेश्याम जी के लिए मुसीबत तो तब आती थी जब कभी महीने के अंत में यदि उनकी तबीयत कभी खराब हो जाती थी तो इलाज यह सोचकर नहीं कराया जाता था कि 2-4 दिन के बाद तो पिताजी दूसरे भाई के घर जाने ही वाले हैं, तो वो ही इलाज करवा देगा। मैं क्यों करवाऊं? बाबूजी का इलाज करवा कर फालतू खर्चा क्यों करूं? लेकिन वह कहते हैं ना कि बर्दाश्त की भी हद होती है। तो आज राधेश्याम जी के सबर का बांध टूट चुका था। 2 दिन पहले ही उन्होंने दांत निकलवाया था, तो उनका दिल कुछ नरम खाने को हो रहा था। तो उन्होंने अपनी बड़ी बहू को हलवा बनाने के लिए कहा, तो बड़ी बहू का जवाब आया कि मैं अभी खाली नहीं हूँ, आपको तो और कुछ सोचता ही नहीं। इस उम्र में भी खाने की पड़ी पड़ी है, और वैसे भी 2 दिन के बाद आपको सोनू बहू के घर जाना ही है, तो उधर ही खा लीजिएगा। मेरे घर अभी घी और शक्कर ख़त्म हो गई है, तो इसीलिए मैं हलवा नहीं बना पाऊँगी। आप वहीं खाकर जाकर खा लीजिएगा। और हाँ, मैं किट्टी पार्टी के लिए लेट हो रही हूँ, मुझे परेशान मत कीजिए। अपनी बहू की जली कटी बातें सुनकर राधेश्याम जी के सब्र का पैमाना छलक गया। तो आज तक अपने बेटे और बहू की सारी हरकतें बर्दाश्त करते आ रहे थे, पर आज तो हद ही हो गई। यह सब सोचते हुए उनकी आंखें आंसुओं से भर आई और वे अपने मित्र रामकरण जी के घर चले गए। रामकरण जी उनके बचपन के मित्र थे। शिक्षा प्राप्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक दोनों साथी रहे थे। रामकरण जी थोड़े व्यवहारिक बुद्धि वाले व्यक्ति थे। वह दिल से नहीं, दिमाग से सोचते थे। उन्होंने अपने दोस्त को कई बार समझाया भी था कि थोड़ा रोब रखा करो, किस बात का तुम्हें कमी है, मकान अभी तुम्हारा नाम है। बेटे बहू जब भी सिर्फ बैठने की कोशिश करे तो धमकी दे दिया करो कि किसी को भी हिस्सा नहीं दूंगा। पर राधेश्याम जी को यह बातें नामंजूर थी। उनका कहना था कि जब मकान बनवाया है तो बच्चों के लिए ही बनवाया है, आखिर उन्हें मकान को लेकर धमकी देना अच्छी बात नहीं। लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि अब कुछ कहने का समय आ गया है। रामकरण जी ने सलाह मशवरा करने के बाद राधेश्याम जी से घर आकर अपनी पत्नी के तस्वीर के सामने खड़े हो गए, जैसे मन में उनसे विचार बेशर्म कर रहे हो। एक दृढ़ निश्चय उनके चेहरे पर आया और वह भूखे पेट ही सो गए। किसी ने भी उसको खाने के लिए नहीं पूछा। उन्हें पता था कि उनके चारों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ गर्मियों की छुट्टियों के लिए बाहर जा रहे हैं। किसी को भी यह ख्याल नहीं था कि पिताजी क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। राधेश्याम जी ने कुछ नहीं कहा। उन्हें अपनी योजना को अंतिम रूप देने का अवसर मिल गया था। वह चुपचाप बैठकर शांत स्वभाव से सबकी तैयारियां देख रहे थे। वैसे भी उनका मानना था कि जब बेटे ही अपने माँ बाप को नहीं पूछते तो बहुओं से क्या उम्मीद रखना। बहुएं तो चाहती ही है कि किसी की सेवा न करनी पड़े। ये तो बस पति और अपने बच्चों में ही अपना परिवार देखती है। वे अपने अधिकारों के प्रति तो सोचती ही रहती है, पर अपने कर्तव्यों के प्रति आंखें बूंद लेती है। राधेश्याम जी अपने मित्र के साथ प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। प्रॉपर्टी डीलर रामकरण जी के पुत्र का खास दोस्त था। उससे मिलकर अपनी व्यथा बताई, कुछ सलाह मशवरा किया और वापस घर आ गए। 10 दिन के बाद जब बेटे बहू खुशी से घर लौटे तो मकान पर ताला देख उनकी तैयारियां चढ़ गई। तो छोटी बहू बोली, हद हो गई है लापरवाही की। चुपचाप घर पर नहीं बैठ सकते थे? पता था कि हम आ रहे हैं। उसके गुस्से का कारण यह भी था कि उसे पता था कि अब 2 महीने के लिए पिताजी उसके पास रहने के लिए आ रहे हैं। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद रामकरण जी के घर गए तो रामकरण जी ने जो उन्हें बताया वह सुनकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जब उन्हें पता चला कि पिताजी ने मकान 90 लाख में बेच दिया है और अब वो कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। चारों परिवार को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। गुस्सा में चारों भाई उबल रहे थे।
पिताजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मकान की कीमत 1 करोड़ थी, तो पिताजी ने 10 लाख का घाटा क्यों उठाया? यह सब उनकी समझ में बाहर था। कोई चारा न देखकर अपने अपने ससुराल चले गए। अगले दिन बड़े बेटे के पास रामकरण जी का फ़ोन आया और उन्होंने चारों पुत्रों को अपने पास आने के लिए कहा। कुछ आवश्यकता सूचना देनी है, तो उनको शाम तक का इंतज़ार भी भारी पड़ रहा था। रामकरण जी की बात से उन्हें जो सूचना मिली, तो वो सुनते ही चारों बेटों की जुबान पर ताला लग गया था। सोचने समझने की शक्ति ने जैसे साथ ही छोड़ दिया था। रामकरण जी के अनुसार राधे श्याम जी हरिद्वार चले गए हैं और उन्होंने वहाँ पर एक घर ले लिया है और अब वहीं रहेंगे। ये सुनने के बाद चारों बेटे और बहू के तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बहुत हाथ पांव जोड़ने के बाद रामकरण जी से किसी तरह उनके घर का पता लिया और चारों बेटे हरिद्वार के लिए चल पड़े। पिताजी का यह कदम उनकी समझ से बाहर था। हरिद्वार पहुंचकर पिताजी को देखकर उन्हें एक झटका लगा, क्योंकि पिताजी एकदम खुश नज़र आ रहे थे। बेटे बहुओं को देखकर उनके होठों पर मुस्कान आ गई। खुशी दिल से उनका स्वागत किया और दीपक कहकर आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनते ही एक लड़का सामने आकर खड़ा हो गया, तो चारों बेटे उसकी तरफ देखने लगे। तभी राधे श्याम जी ने उन सब की नज़रों को नज़रअंदाज किया और दीपक को 6 प्लेट गर्म हलवा लाने के लिए कहा। राधे श्याम जी अपने नाती पोतों की कुशलता के बारे में पूछने लगे। बेटे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि पहले पहल कौन करेगा, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पिताजी से कुछ पूछे। इतने में दीपक एक ट्रे में 6 प्लेट गर्म हलवा लेकर आया और सबको एक एक प्लेट पकड़ा दी। किसी ने भी हलवे को हाथ तक नहीं लगाया। किसी को बोलता न देखकर राधे श्याम जी ने कमान अपने हाथ में ली और बोलने लगे कि तुम सबको हैरानी हो रही होगी और गुस्सा भी आ रहा होगा कि पिताजी ने ये क्या कर दिया, लेकिन बेटे इसका कारण भी तुम भी लोग हैं। मैं और तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी। तुम्हारी माँ ने मेरे अकेली तनख्वाह से कितनी कुशलता से घर को चलाया, यह तुम सबको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। और आज तुम 6 लोगों ने एक बाप को 4 किस्तों में बांट दिया। पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो शांति से दे सकते थे, पर वो भी नहीं दे पाए। पार्लर और किट्टी पार्टी में जाने के लिए सभी के पास वक्त था, पर मेरी 2 रोटियों के लिए किसी के पास वक्त नहीं था। मेरी 2 रोटियों सब पर भारी पड़ रही थी। तुम सभी को अच्छी तरह से मालूम था कि जिसके पास भी मैं रहता था, अपनी पेंशन भी मैं वही खर्च करता था, लेकिन मेरी दवाइयाँ के लिए किसी के पास पैसे नहीं थे। तुम सबको अपने अधिकार पता थे, पर बूढ़े पिता के प्रति तुम्हारे भी कुछ कर्तव्य है, यह तुम में से किसी को याद नहीं रहा। और फिर जब मेरे बेटे ही ऐसे हैं, तो बहू से उम्मीद ही क्या रखूं? कहते कहते रामश्याम जी का गला रूंधने लगा। चारों बेटे बहू नजरें झुकाए बैठे थे। राधे श्याम जी ने दोबारा बोलना शुरू किया और कहा, मेरा यह फैसला तुम्हें पसंद नहीं आएगा, यह मैं जानता हूँ, पर इसके जिम्मेदार भी तुम ही लोग हो। तुम्हें पता चल गया होगा कि मैंने मकान बेच दिया है, 10 लाख के घाटे में बेच दिया, पर मुझे इसका कोई मलाल नहीं। 5-5 लाख मैंने अपने पोते पोतियों के नाम से फिक्स डिपॉजिट कर दिया है, उनके बड़े होने पर उन्हें मिल जाएगा। मैंने एक घर खरीद लिया है और मैंने आश्रम के लिए 15 लाख दे दिया है। मेरे मरने के बाद यह घर आश्रम की संपत्ति हो जाएगी। अभी अभी जिस लड़के को तुमने देखा है, वह एक अनाथ लड़का है जो अब मेरे साथ रहता है। वो पढ़ता भी है और मेरी सेवा भी करता है। तो 2 लाख रुपये मैंने इसके नाम से भी जमा करवा दिए हैं। बाकी जो बचा, कितना बचा, उसका हिसाब तुम लोग लगा सकते हो। मैंने बैंक में जमा कर दिए हैं। बैंक से जो ब्याज के पैसे आएंगे और मेरी पेंशन आएगी, उससे मेरा और दीपक का खर्चा आराम से चल जाएगा। अब तुम लोगों को मेरी तरफ से पूरी आज़ादी है, जैसे चाहे वैसे ही रहो। ये सब का कहकर राधे श्याम जी चुप हो गए और आराम कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। चारों बेटे बहू को समझ नहीं आ रहा था कि पिताजी की बातों पर क्या प्रतिक्रिया प्रकट करें, और सामने पड़ी हलवे की प्लेट को देखकर बड़ी बहू सोच रही थी कि 1 प्लेट हलवे की कीमत हम सभी को कितनी भारी पड़ गई।
प्रिय दोस्तों, बहू बेटों को संपत्ति देना अच्छी बात है, लेकिन उससे कुछ हिस्सा अपने लिए भी बचा कर रखना चाहिए। बुढ़ापे में, कठिन समय में वो संपत्ति आपके काम आएंगी। वह तो अच्छा था कि राधे श्याम जी के नाम उनका मकान था, वरना आज उनकी हालत क्या होती, यह आप लोग सोच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना।